कहानी की शुरुआत 1980 से होती है, जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। किम रात को घर वापस आता है। वो एक किराए के घर में रहता है और उसकी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। जब वो घर आता है तो अपनी बेटी के सर पर एक जख्म का निशान दिखता है और वो समझ जाता है कि मकान मालिक के बेटे ने उसे मारा है। फिर वो उनके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी ओनर बोलती है, तुम्हें अपनी बेटी को तमीज सिखानी चाहिए। देखो उसने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। एक्चुअली उसके बेटे को भी किम की बेटी ने मारा होता है। और इसके बाद वो बोलती है कि तुमने पिछले 4 महीनों का रेंट नहीं दिया और टोटल रेंट 1 लाख वॉन है। इस बात से किम परेशान हो जाता है। वो सॉरी कहता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को अपनी परेशानी नहीं दिखाता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। और जब उसकी बेटी सो जाती है तो वो रेडियो पर सुनता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग चुका है। एक्चुअली साउथ कोरिया में आजकल दंगे चल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ का मतलब है कि पूरे देश को अब पुलिस या पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आर्मी कंट्रोल करेगी। और ऐसे माहौल में लोग बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। और किम इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि कल से उसकी कमाई और भी कम हो जाएगी। और अगले दिन किम जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी वो दूसरे टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनता है जो अपने दोस्तों को बताता है, आज मुझे खास सवारी मिली है जिसे मुझे ग्वांगजू ले जाकर वापस लाना है और बदले में मुझे 1 लाख वॉन मिलेंगे। उसके दोस्त पूछते हैं कौन है वो बताता है कि एक फॉरेनर है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? वो हाँ कहता है और कहता है मुझे उससे थिएटर से रिसीव करना है। किम सोचता है अगर मुझे सवारी मिल गई तो मैं अपना पूरा रेंट दे सकता हूँ, इसीलिए किम वहाँ पर पहुँच जाता है। थिएटर के बाहर अपनी सवारी को पहचान लेता है क्योंकि वहाँ पर एक ही फॉरेनर होता है जिसका नाम पीटर होता है। वैसे तो यह एक जर्मन है, लेकिन पिछले 8 सालों से जापान में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा है। और जब उसे पता चला कोरिया में स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है, इसीलिए यहाँ पर इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए आया क्योंकि उसे यह भी बताया जाता है कि इस खबर को पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है और अब पीटर इस न्यूज को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। पीटर के साथ कोरिया का एक रिपोर्टर भी होता है जो उसे बताता है जो न्यूज उसे चाहिए वो ग्वांगजू में मिलेगी और इसीलिए पीटर ग्वांगजू जा रहा होता है। कोरियन रिपोर्टर किम से कहता है मैंने प्राइवेट टैक्सी मंगवाई थी और तुम्हारी टैक्सी प्राइवेट नहीं है। किम उसे बोलता है कि सारी प्राइवेट टैक्सी बिजी है, इसीलिए मुझे भेजा गया है। पीटर पूछता है क्या इसे इंग्लिश समझ आती है, क्योंकि उसे कोरियन नहीं आती है। वो किम से पूछता है। किम वहाँ पर टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और वो अपने साथ पीटर को टैक्सी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। किम रास्ते में पीटर को बताता है कि पहले मैं सऊदी अरेबिया में टैक्सी चलाता था और वहाँ से पैसे कमाकर मैं यहाँ आया और खुद की टैक्सी खरीदी। पीटर भी इंग्लिश में उससे बात करता है, लेकिन किम को कुछ समझ नहीं आता। किम कहता है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो तुम्हें धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। पीटर समझ जाता है कि इसे इंग्लिश बहुत कम आती है। ये दोनों के दोनों ग्वांगजू के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं जहां पर बैरियर लगे होते हैं, यानी कि यहाँ से आगे जाना मना है। पीटर अपने बैग से कैमरा निकाल कर ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। किम को नहीं पता कि वो रिपोर्टर है। पीटर किम को कहता है कि आगे चलते रहो और किम अपनी टैक्सी को बैरियर क्रॉस करके आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी वाले होते हैं। पीटर उसे इंग्लिश में बोलता है कि इन्हें मत बताना कि मैं रिपोर्टर हूँ, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि पीटर ने क्या बोला है। आर्मी ऑफिसर किम से कहता है तुमने रास्ते में बैरियर नहीं देखे। किम कहता है कि मेरे पैसेंजर को ग्वांगजू जाना है। आर्मी ऑफिसर कहता है तुम आगे नहीं जा सकते, वहाँ हालात बहुत खराब है। और किम अपनी टैक्सी को वहाँ से वापस घुमा लेता है। और कुछ दूरी पे पीटर पूछता है क्या ये रास्ता भी ग्वांगजू जाता है? किम कहता है कि हम ग्वांगजू नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ है। पीटर उससे कहता है कि अगर तुम ग्वांगजू मुझे नहीं ले गए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। किम पीटर से पूछता है तुम्हारे पास ये कैमरा कैसे है? तुम ग्वांगजू क्यों जाना चाहते हो? पीटर तुम सिर्फ मुझे ग्वांगजू पहुंचा दो। What I'm doing there is none of your business। और इस पूरी लाइन में किम को सिर्फ बिजनेस समझ आता है। वो कहता है क्या तुम बिजनेसमैन हो? पीटर को इस बात पर हंसी आती है। वो कहता है हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। और अब किम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर एक किसान से पूछता है कि मुझे ग्वांगजू जाना
जाना है, क्या ग्वांगजू जाने का कोई दूसरा रास्ता है? वो किसान बताता है कि हाँ, पहाड़ों से एक कच्चा रास्ता ग्वांगजू जाता है और किम उस रास्ते पर चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ भी आर्मी खड़ी थी है। किम टैक्सी से उतरकर आर्मी ऑफिसर से बात करता है, मेरे साथ एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, ये अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ग्वांगजू में भूल गया और अगर इसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो ये अमेरिका नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे ग्वांगजू जाना बहुत जरूरी है। आर्मी ऑफिसर इन्हें जाने देता है और साथ ही साथ इन्हें यह भी बताता है कि वहाँ पर दंगे चल रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। किम चला जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद वो टैक्सी रोक कर पीटर से कहता है कि अब तुम्हें पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। पीटर उसे आधे पैसे देता है और कहता है कि आधे पैसे जब तुम वापस मुझे सियोल छोड़ने दोगे। फिर ये लोग ग्वांगजू पहुँच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है और तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी के आगे रुकता है जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पीटर इन्हें देखकर कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है और किम को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यह बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। कॉलेज स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एक रिपोर्टर है तो खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये भी चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में दुनिया को पता चल सके। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम ब्रूस होता है, जिसे इंग्लिश आती है और वो पीटर से बात करना शुरू करता है। ब्रूस पीटर को बताता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पीटर भी उनके साथ उनकी ट्रक में चढ़ जाता है। किम भी अपनी कार से उनके पीछे जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकलता उसे एक लाचार बूढ़ी औरत दिखती है जो हॉस्पिटल जाना चाहती है क्योंकि उसका बेटा कल रात से गायब है और इसीलिए किम को उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। और जिस हॉस्पिटल में वो जाता है पीटर और वो सारे स्टूडेंट भी वहीं पर होते हैं। दरअसल वो सब किम को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि पीटर का बैग उसकी कार में था जिसके बारे में किम को कुछ भी नहीं पता था और वो सोच रहे थे कि किम उस बैग को लेकर जा रहा था। किम पीटर को अपनी टैक्सी में से उसका बैग उसे वापस कर देता है। पीटर उससे बाकी के आधे पैसे दे देता है जो 50,000 वॉन थे। यह देखकर वहाँ पर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्वांगजू तक आने के ये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट उसके हाथ से पैसे छीनकर पीटर को वापस दे देता है और अब वो उसकी लाइसेंस प्लेट भी निकाल रहे होते हैं। किम इस बात से गुस्सा हो जाता है और जो 50,000 वॉन उसने पहले उससे लिए थे वो पीटर को वापस कर देता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं तब तुम मुझे पैसे दे देना। और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनके साथ अब ब्रूस भी होता है क्योंकि ब्रूस को इंग्लिश आती है। पीटर ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था ताकि वह एक ट्रांसलेटर का काम कर सके। और जब ये वापस जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि शहर में एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। ये सब के सब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जब ब्रूस सबको बताता है कि मेरे साथ एक फॉरेनर रिपोर्टर है जो हमारी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, तो सब के सब बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद पीटर पास की एक बिल्डिंग की छत पर जाता है जहां पर पहले से यहीं का एक लोकल रिपोर्टर होता है और जब ये दोनों के दोनों ऊपर से शूट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो अंधाधुंध मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और ये देखकर किम पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल न्यूज में जो भी कहाछापरें दिखाई जा रही थी वो सब झूठ थी। न्यूज में यह बताया जा रहा होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स बिना बात के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उन्हें मना भी कर रही है लेकिन वो मान नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही होती है। पीटर और लोकल रिपोर्टर वो नीचे जाकर शूट करना चाहते हैं। किम उन्हें मना भी करता है लेकिन वो नीचे चले जाते हैं। पीटर जब वहाँ पर सब कुछ शूट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि ये इन सब को पकड़ डचते ये सब टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। किम और पीटर अब वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए ब्रूस टैक्सी से उतर जाता है और जैसे ही टैक्सी थोड़ा सा आगे जाती है टैक्सी खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर एक लोकल टैक्सी आती है और ये टैक्सी वाला इन्हें अपने साथ ले जाता है और वो किम को बताता है कि तुम्हारी टैक्सी ठीक होने में अभी 2 घंटे लगेंगे। और अब किम यहाँ पर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी 11 साल की बेटी घर पर अकेली है और वो किसी भी कीमत पर वापस पहुँचना चाहता है। और जब ये तीनों उस टैक्सी वाले के घर पर होते हैं तभी इनहाइन एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ के लोगों ने टेलीविजन स्टेशन को उड़डिड्ढा दिया होता है क्योंकि टीवी पर सभी न्यूज झूठी दिखाई जा रही होती है। और अब ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जब पीटर वहां पर शूट कर रहा होता है तो वहां पर डिफेंस सिक्योरिटी कमांड जो इन तीनों को ट्रेस कर रहा थे वो इनहाइन देख लेता है। फिर ये तीनों भागकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर ब्रूस को
पकड़ डीएच लेता है। किम और पीटर ऊपर छुपे होते हैं। उस ऑफिसर को पता है कि ये उसे सुन सकते हैं और वो इन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर मुझे कैमरा वापस नहीं दिया गया तो मैं इसे मार दूंगा। ब्रूस उस ऑफिसर से कहता है कि मैं रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें कैमरा दे दे। ब्रूस को पता है कि इस ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश में पीटर को कहता है कि ये कैमरा इन्हें वापस मत देना, इसमें तुमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो दुनिया के सामने लाना। और तभी ब्रूस देखता है कि आर्मी वाले उसी तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों छुपे हैं और वो उन दोनों को भागने के लिए कहता है। किम और पीटर वहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि उस ऑफिसर ने ब्रूस को मार दिया। अब ये दोनों भागते भागते अलग हो जाते हैं और वो ऑफिसर किम को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, पीछे से पीटर उसके सर पर हमला करता है। दोनों वापस टैक्सी वाले के घर में आ जाते हैं और किम पीटर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने पैसा कमाया लेकिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसका सारा पैसा उसके इलाज में चला गया। और जब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है तो उसने किम को टैक्सी खरीदने के लिए कहा और अब किम के पास उसकी बेटी है और वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए अगली सुबह किम यहाँ से निकल जाता है। हालांकि पीटर उसे देख रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं रोकता। और किम जब यहाँ से अपने शहर जाने के लिए निकल रहा होता है तो जिस टैक्सी ड्राइवर का ये घर होता है वो उसे सियोल की नंबर प्लेट देता है और अब वो अपने सियोल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो कुछ ही दूर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसे पीटर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था और वो अपनी टैक्सी वापस घुमा लेता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पीटर वहां पर नहीं होता। उसे बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है और किम भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में लोगों की हालात देखता है तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उन्हीं के देश की आर्मी उन्हीं के लोगों को मार रही होती है। और यहाँ पर पीटर भी पूरी तरह से सदमे में होता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर एहसास हो रहा होता है कि इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। किम पीटर को कहता है कि तुम्हें वो काम करना होगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे। तुम्हें पूरी दुनिया को बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं लेकिन बाहर अभी भी खून खराबा चल रहा होता है। आर्मी वाले आम लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। सड़क पर बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं और जो भी उन्हें लेने जा रहा होता है आर्मी वाले उसे गोली मार रहे होते हैं। इसीलिए किम और उसके साथ के जितने भी टैक्सी वाले होते हैं वो अपनी टैक्सी से वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं ताकि जेके हजमी लोगों को उठा सकें। लेकिन आर्मी वाले लगातार उस तरफ गोलियां चला रहे होते हैं, इसीलिए ये भी वहाँ पर फंस जाते हैं। और तभी दो आदमी वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक लेकर आते हैं और इससे इन्हें यहाँ से निकलने का चांस मिल जाता है। पीटर भी किम के पास आ जाता है और ये दोनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन शहर से निकलने के लिए इन्हें चेक पोस्ट क्रॉस करना होगा और जब ये चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो इन्हें आर्मी वाले रोक लेते हैं। और जब एक जवान इनकी गाड़ी की डिग्गी चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सियोल की नंबर प्लेट होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो इन्हें जाने की परमिशन दे देता है। दरअसल इन्हें खास आर्डर होते हैं किसी भी सियोल की गाड़ी को यहाँ से क्रॉस न करने दिया जाए और वो आर्मी जवान जानता है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो गलत है। अब इससे पहले कि ये यहाँ से टैक्सी लेकर निकलते, आर्मी वालों को रेडियो पर मैसेज आता है कि किसी भी फॉरेनर को बॉर्डर क्रॉस न करने दिया जाए। पर इससे पहले कि ये इन्हें रोक दें, किम टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद बहुत सारी आर्मी की गाड़ियाँ इनका पीछा करने लगती हैं। आर्मी इन्हें मारना चाहती है पर वहाँ पर बहुत सारे लोकल टैक्सी ड्राइवर आ जाते हैं जो इन सब की रक्षा करते हैं। वो आर्मी की गाड़ियों को रोक लेते हैं। किम और पीटर ये दोनों के दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। फिर ये लोग एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के पास जितनी भी रिकॉर्ड फुटेज होती है उन सारी रील्स को एक मिठाई के डिब्बे के अंदर छुपा देते हैं। और इसके बाद पीटर किम को उसका नाम और नंबर एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से सीधा जापान जाऊंगा और एक बार जब यहाँ का सारा सच न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो जाएगा तो मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मुझे तुम्हारी टैक्सी की रिपेयरिंग भी करवानी है। किम पहले तो अपना नाम और नंबर उस पेपर पर लिखकर देने के लिए हेजिटेट होता है लेकिन बाद में उसे लिखकर दे देता है। अब पीटर अंदर जाता है।
हालांकि उसकी कल सुबह की फ्लाइट है, लेकिन वो जापान जाने वाली पहली फ्लाइट की टिकट करवा लेता है और वापस किम के पास आता है, उसे गले से लगाता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे और बहुत बहादुर इंसान हो, तुमने अच्छा काम किया। किम उसे कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया और अगली बार जब भी कोरिया आओ तो कोरियन सीख कर आना। यह सुनकर पीटर स्माइल करता है और वो यहाँ से जापान के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ की जो आर्मी होती है, उन्होंने लिस्ट में उसका नाम देख लिया था कि वो कल सुबह की फ्लाइट से जापान जा रहा है। वो उसे पकड़ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चला कि पीटर उससे पहले रात को ही फ्लाइट से निकल चुका है। वहीं किम भी अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है और वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। पीटर के जापान पहुंचने के बाद कोरिया की जो भी सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गई होती है और दुनिया को पता चल गया कि कोरिया में जो कुछ हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यहाँ की सरकार को मार्शल लॉ को हटाना पड़ेगा। कुछ महीनों के बाद पीटर कोरिया वापस लौटता है और वो किम को ढूंढने की काफी कोशिश करता है। वो उस नंबर पर कॉल भी करता है, लेकिन उसने जो नाम और नंबर दिया था वो गलत था, इसीलिए वो उससे मिल नहीं पाता। पीटर को 2003 में 23 साल बाद ग्वांगजू बुलाया जाता है उसके सम्मान के लिए, क्योंकि उसने कोरिया के लिए जो किया था उसे कोरिया कभी नहीं भुला सकता। और जब वो अपनी स्पीच देता है तो वो उसमें किम की बहुत तारीफें करता है। वो कहता है अगर किम नहीं होता तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वहीं हम लोग किम को देखते हैं जो आज भी टैक्सी चलाता है। जब वो पीटर की स्पीच को न्यूज़पेपर में पढ़ता है तो काफी खुश होता है और कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।